इतनी देर रात तक कहाँ थी बहू रानी? देखा आपने, रात के 11 बज रहे हैं। पूछिए अपनी लाडली से कहाँ थी अब तक? क्या यही संस्कार दिए हैं आप लोगों ने? कड़कती आवाज में बोले ससुर जी। अंदर तो आने दीजिए भाई साहब, बैठकर बात करते हैं। प्राइवेट नौकरी है, कुछ काम आ गया होगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़कर बोले पापा जी। हाथ क्यों जोड़ रहे हो पापा? क्या इतना भी विश्वास नहीं है अपनी बेटी पर? ऐसा ही है तो पूछिए ना, इनका अपना बेटा कहाँ है? संस्कार की बात करते हैं, गुस्से से बोली दीपा, और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे सास ससुर। दीपा और विनय की शादी को 6-7 महीने ही हुए हैं। एक रिश्तेदार ने मिलवाया था उन्हें। पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा दीपा का परिचय पाकर ही पसंद कर लिया था उसके ससुर, सास ससुर और विनय ने। फिर तो रोज फोन करते उसके मम्मी पापा को और रिश्तेदारों से भी करवाते। छोटा परिवार और सेटल लड़का, और क्या चाहिए आजकल। इस तरह 1-2 बार मिले एवं दीपा और उसके घर वाले भी मान गए और धूमधाम से शादी हो गई दोनों की। मम्मी पापा जी और विनय 3 ही लोग थे घर में। यही दुनिया और यही परिवार। कुछ ही दिन में वापस ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया दीपा ने, और बगैर रुकावट के चल रहा था सब कुछ। 3 महीने सब अच्छा रहा और धीरे धीरे विनय की आदतें बदलने लगी। बदलने क्या लगी, उसके दोस्तों के ग्रुप में वह अकेला ही विवाहित है तो अपने आप को बंधा हुआ समझने लगा और वापस आज़ादी ढूंढने लगा उनके साथ। कभी कभी से शुरू हुआ यही सिलसिला अब तो रोज की आदत बन गई। देर रात नशे में धुत पर लौटना व गुस्सा करना उसकी आदत हो गई। कुछ दिन तो कुछ नहीं बोली दीपा कि चलो ऑफिस की टेंशन होगी या कोई और समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे रात रात पर गायब रहने लगा। अक्सर पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह 5 बजे घर आता, वह भी लड़खड़ाते हुए। इस वजह से ऑफिस भी नहीं जा पाता और वहां से भी शिकायतें आने लगी थी। उसके कहने का कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए सास ससुर से शिकायत की बजाय मदद और बेटे को समझाने के ताना मारने लगे कि जो अपने पति को नहीं संभाल सकती वह घर क्या संभालेगी। वह उन्हें समझा चुकी थी कि उसका पति होने के साथ साथ वह उनका बेटा भी है। कोई समस्या आने पर नुकसान उनका भी होगा, लेकिन वे तो जैसे शादी करवाकर सारी जिम्मेदारी और चिंता बहू को सौंप चुके थे, इसलिए कुछ कहते ही नहीं थे। 4-5 महीने हो गए हैं उसे समझाते समझाते और सहते सहते, लेकिन ना माँ बाप को फिक्र है और ना बेटे पर असर। अब तो खुद से ही सवाल करने का मन करता है कि क्यों रह रही हूँ यहाँ। 2 दिन पहले दीपा का जन्मदिन था। विनय वादा करके गया था कि जल्दी आ जाऊंगा। इंतजार करते करते थक गई वह, लेकिन नहीं आया। दूसरे दिन वापस आया और नाराज होने लगी दीपा तो सासू माँ उल्टे उसे ही सुनाने लगी कि इस तरह झगड़ा करती हो और घर पर शांति से नहीं रहने देती, इसीलिए बाहर घूमता है। क्या हो गया अगर अपने शौक पूरे करता है और जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। पढ़ा लिखा और असफल आदमी है, अच्छा कमाता है, जो चाहे कर सकता है। बस तभी सोच लिया दीपा ने कि उसे क्या करना है। आखिर वह भी उतनी ही पढ़ी लिखी है और सफल है जितना विनय। किसी की बराबरी नहीं करना चाहती वह, लेकिन शादी के बाद उसने भी काफी बदलाव किए हैं अपना अपनी जीवन शैली में। जैसे ससुर जी की आज्ञानुसार रात 8 बजे से पहले घर आ जाना, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना, देर रात की मीटिंग्स व पार्टी में भाग नहीं लेना, शहर से बाहर भी जाए तो रात को वापस आना व घर आने के बाद कोई ऑफिशियल कॉल अटेंड नहीं करना। वो तो अच्छा है अपनी पुरानी व होनहार एम्प्लॉय का साथ दिया ऑफिस वालों ने, वरना नौकरी भी जाती और पति भी। लेकिन खुद के बेटे के लिए कोई नियम नहीं है इस घर में। मर्जी हो तब आता है, किसी से बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, कभी भी फोन न उठाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक भी बार दीपा ने ऑफिस के समय भी सास ससुर का फोन नहीं उठाया तो शाम का खाना गले नहीं उतरने देते। अब वह भी त्रस्त हो चुकी है इस सब से। सोच ही रही थी कि उनके मन की थाल ले ले, ताकि पता चले यहाँ पूरा जीवन निकाल पाएगी या नहीं। इसलिए दूसरे दिन जब शाम की मीटिंग थी तो मना नहीं किया उसने और रुक गई। उधर 8 बजे के बाद फोन पर फोन किए जा रहे थे सास ससुर, लेकिन आज तो सोच लिया था उसने फोन ही नहीं उठाएगी। मीटिंग खत्म होते होते 10:30 बज गए थे। अब तक फोन की बैटरी भी चली गई थी। पता था उसे घर पर हंगामा होने वाला है, लेकिन अब डर नहीं था उसे। घर पहुंची तो चौंकने की बारी उसकी ही थी। बाहर पापा की कार खड़ी थी। समझ तो आ गया था उसे कि शिकायत करने ही बुलाया होगा, फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहती थी, वहीं रुक जाओ बहू, तुम अंदर नहीं आ सकती। ससुर जी की
रौबदार आवाज़ गूंजी और वहीं पर ठिठक गए उसके पैर। तब तक पापा, मम्मी और सासू माँ भी बाहर आ चुके थे। हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह बिना बताए गायब नहीं रहती। बताओ बहू, इतनी रात तक कहाँ थी? ससुर जी के सवाल के बदले में पापा माफी मांग रहे थे, लेकिन दीपा के सवाल ने ससुर जी को ही निरुत्तर कर दिया। बताइए न पापा जी, कहाँ हैं आपके सुपुत्र? मैं तो आज पहली बार लेट आई हूँ, लेकिन वे तो आते ही नहीं। क्या उनके लिए कोई संस्कार नहीं बने हैं? दीपा ने पूछा। वह पुरुष है, चाहे जो कर सकता है। तुम औरत हो, इस घर की बहू और इज्जत हो। सासू माँ बोली। अच्छा, बहू घर की इज्जत और बेटा, उससे कोई रिश्ता भी है या नहीं? कभी फोन भी करते हैं कि बेटा कहाँ हो या लेट क्यों आते हो? इस तरह तो मेरे मम्मी पापा भी रोज आकर शिकायत कर सकते थे, लेकिन मैंने तो उन्हें बताया तक नहीं। सोचा आप माँ बाप हैं, खुद समझाएंगे। दीपा बोली। एक बात याद रखना बहू, तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा बेटा तुम्हारे घर में नहीं रहता। इसीलिए नियम वही होंगे जो हम बनाएंगे। समझा दीजिए अपनी बेटी को, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। पापा की ओर देखकर बोले ससुर जी। ठीक है, ऐसा ही है तो हम वापस ले जाते हैं अपनी बेटी को। शादी करवाई है उसकी, बेची नहीं है जो वापस नहीं मांग सकते। हमने सोचा था पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बेटी को समझेंगे। ये सोचकर तो बेफिक्र हो गए थे और ज़्यादा दखल अंदाजी भी नहीं करते थे, लेकिन अब लगता है थोड़ी दखल दी होती तो हमारी बच्ची को इतना सहना ना पड़ता। अब तो आपका बेटा भी उसी तरह रहेगा जिस तरह हमारी बेटी रहती थी यहाँ, ससुराल के नियमों के अनुसार, क्योंकि मेरी बेटी भी उतनी पढ़ी लिखी है और सफल है जितना कि आपका बेटा। चाहे तो आपका भी स्वागत है, चले हम तो। ससुर जी को जवाब देकर पापा ने बेटी को इशारा किया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। सास ससुर दोनों सर पर हाथ रखकर वहीं बैठे के बैठे रह गई। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक